माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड की तरफ से अब ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी हो चुका है और यह मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से टकराते हैं। बहुत सारे प्रश्न हम देखे हैं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, कि बहुत सारे प्रश्न चाहे ऑब्जेक्टिव के हों चाहे सब्जेक्टिव के हों, कुछ ना कुछ टकराते जरूर हैं। और दूसरी बात, बिहार बोर्ड का हमें पैटर्न पता चलता है कि आखिर किस तरीके का प्रश्न पूछने वाला है, और क्वेश्चन का भी लेवल हमें पता चल जाता है कि परीक्षा में किस तरह के लेवल आने वाले हैं, यानी क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार से ढेर सारी जानकारियां हमें इस मॉडल पेपर से मिल जाती है। और प्यारे बच्चों, हम लोग इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कल हिंदी और साइंस और मैथ का कर लिए थे। अभी हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप लोगों को भी अपना अपना तैयारी जांचना है कि 80 में से हमारा कितना नंबर आ रहा है, तो फिर इस मॉडल पेपर सेट को आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और यहां पर आपको यह दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर, 80 में से हम कितना सही कर रहे हैं। अगर 80 में से 40 प्लस सही कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर 80 में से 40 प्लस आपसे सही नहीं हो रहा है तो फिर यह चिंता की विषय हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को कम से कम 80 में से 40 क्वेश्चन तो बनाना ही होगा। कम से कम 80 में से 40 क्वेश्चन का तो जवाब देना होगा ना। जैसे 80 क्वेश्चन टोटल पूछेगा, 80 में से अगर 40 का जवाब नहीं देते हैं तो फिर यह चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को कम से कम 80 में से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सर, हम 80 में से 40 प्लस का सही जवाब कर देंगे? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सर, हम 80 में से 40 प्लस का सही जवाब तो यहां पर आपको करके दिखाएंगे? अगर लग रहा है तो फिर सारे बच्चे जुड़ जाइए। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं ना, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ बता दें कि आज शाम में हम हिंदी का भी और संस्कृत का भी, दोनों सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। समझ गए? बिल्कुल सही सही आंसर। अगर आपको सही सही आंसर देखना है तो फिर टारगेट बोर्ड पर ही आना पड़ेगा, नहीं तो गलत सलत आंसर के लिए तो इधर उधर आप लोग भटक सकते हैं। इधर उधर आपको गलत आंसर मिलेगा, उतना डिफाइन करके आपको नहीं मिलेगा। समझ गए ना? लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल सही सही विस्तार से समझाया जाएगा, सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर अभी सोशल साइंस का देखने वाले हैं। सारे बच्चे मिलकर के एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे मिल करके एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने सारे भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं ना, सभी बच्चे मिल करके वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। एक भी बच्चे ऐसा ना हो जो कि इस क्लास से वंचित रह जाएं। सारे बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचे तो फिर फटाफट से शेयर कर दीजिए। हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और पहला नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे कि सोशल साइंस में आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कैसे लेवल ला रहे हैं भाई, क्वेश्चन हार्ड है या फिर आसान है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 का जवाब आपको देना होगा। समझ गए? अब देखना यह है कि कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं और कितने बच्चे सही जवाब नहीं दे पाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा गया है? पहला नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कितने बच्चे बता सकते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चे बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चे बता सकते हैं? और हाँ, एक बात बता दें कि जो बच्चे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हर एक क्रैश कोर्स के क्लास का पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे डाउनलोड करके आप निकलवा सकते हैं प्रिंट। ठीक है ना? आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो जितने सारे भी बच्चे क्रैश कोर्स लिए हैं, वहां से आप लोग जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड अब कर सकते हैं, डाउनलोड अब कर सकते हैं। ठीक है ना? आपके मोबाइल में सेव होगा, आराम से जाकर के आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बताइए पहला का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला का सही जवाब बताइए, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? पहला नंबर क्वेश्चन, जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, जो बच्चे पहला का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है। सी और डी जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब है। सी और डी नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। तो पहला का बी ऑप्शन होगा सही जवाब। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी?
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है, और जो सी नंबर नहीं बता रहे हैं उनका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा 74वां संवैधानिक संशोधन, 74वां। ठीक है, बिल्कुल सही सही जवाब बताते जाइएगा, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को यहां पर 80 क्वेश्चन है, जिसमें से कम 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, और यहां पर अगर 40 देते हैं तो फिर परीक्षा में आप गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए यहां पर आपको कम से कम 80 में से 60 प्लस तो हर हाल में करना होगा। अगर 60 प्लस करके यहां पर आप हमें दिखाते हैं तो हम मान जाएंगे कि हाँ, आप लोग परीक्षा में 40 प्लस जरूर करके आइएगा, 40 क्वेश्चन एकदम सही करके आइएगा। इसलिए आप लोग एकदम सही सही जवाब बताइए। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो कितने स्तरीय? तो त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय। चौथा का सी नंबर ऑप्शन, कितने बच्चे बता रहे हैं? चौथा का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चौथा का सी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। और उसके बाद अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन सारे बच्चे बताइए। अगर आप लोग को हल्का फल्का धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा धुंधला दिखाई ना पड़े। ठीक है, अपना क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई? देखिए सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली, हम आपको नगर निगम के बारे में पढ़ाए थे। तो बताइए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई? 5वां नंबर क्वेश्चन, सही जवाब क्या हो जाएगा? मद्रास में। मद्रास में, सर्वप्रथम मद्रास में ही नगर निगम की स्थापना हुई थी ना, तो हो जाएगा मद्रास। 5वां का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोगों को छठा नंबर क्वेश्चन देखना है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सारे बच्चे मिलकर के बताइए। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? किस राज्य में दिया गया? तो बिहार राज्य में दिया गया ना। छठा का सी ऑप्शन होगा सही जवाब। बिहार राज्य में महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण है, तो यहां पर छठा का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? कितना आसान आसान प्रश्न है। हमें तो लगता है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप लोग 80 में 80 सही करके आइएगा। हमें तो पूरा भरोसा है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न रहे ना, तो आप लोग 80 में 80 करके आइएगा। ठीक है, तो बताइए, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 8वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कुपरिणाम हो जाएगा अलगाववाद। 8वां का डी ऑप्शन होगा सही जवाब। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। ठीक है ना, अलगाववाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब क्षेत्रवाद बढ़ता है तो अपने क्षेत्र से प्यार हो जाता है और दूसरे के क्षेत्र से नफरत होता है, तो ऐसे में फिर अलगाववाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अलगाववाद होगा इसका सही जवाब। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक, तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो 9वां का सही जवाब क्या होगा? चाणक्य ने ना, चाणक्य ने लिखी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि आखिर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है वह भारत से, कनाडा से अलग है। ठीक है ना, भारत और कनाडा से अलग संघीय व्यवस्था है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। 10वां का सी ऑप्शन सही होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक करिए, समझ गए ना। वीडियो को लाइक भी करिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ना, ताकि सारे बच्चे यहां पर जुड़े, सारे बच्चे देखें कि हाँ भाई मॉडल पेपर सेट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, तब आएगा असली मजा। चलिए जी, 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो भारत की संघीय व्यवस्था बहुत हद तक कहां से? तो कनाडा से प्रभावित है।
ठीक है ना। अमेरिका का तो संघीय व्यवस्था ही अलग है, हम लोग अभी देख लिए कि अमेरिका का संघीय व्यवस्था अलग है, लेकिन कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है ना, बहुत हद तक भारत से प्रभावित है। 11 के बाद अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की अनुसूची है। राष्ट्रीय भाषाओं की अनुसूची, 3 प्रकार की सूची बताए थे ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक और बताए थे अवशिष्ट सूची, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही बताए थे। तो बताइए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, ओ सॉरी यहां पर अनुसूची पूछ रहा है, संघ सूची वाला वो सूची नहीं, अनुसूची है कि किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, समझ गए ना। हाँ, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है राष्ट्रीय भाषा को। आप लोग कुछ दिन पहले मनीष कश्यप का एक इंटरव्यू देखे होंगे। तो मनीष कश्यप इंटरव्यू ले रहे थे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे से, जिसका नाम है क्या, तेज प्रताप यादव, अभी पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। तो उनसे बोला गया, मतलब कि मनीष कश्यप जब उनसे बोले कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी को 8वां अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए। अरे बाबू, तो वो क्या नाम है, तेज प्रताप यादव जी बेचारे तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वे बोले कि 8वां में क्या, इसको तो पहला अनुसूची में शामिल करना चाहिए। उनको कम से कम इतना तो जानकारी होना चाहिए ना कि 8वां अनुसूची किसी और क्षेत्र के लिए होता है, पहला अनुसूची किसी और चीज के लिए है। राष्ट्रीय भाषा 8वां अनुसूची में जाता है, तो फिर पहला अनुसूची में कहां से होगा, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी वायरल हुए थे कि देखिए भाई हमारे तेज प्रताप यादव कितने शिक्षित हैं कि राष्ट्रीय भाषा को बोल रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में शामिल कर दीजिए, जबकि राष्ट्रीय भाषा जो है वह 8वां अनुसूची में गिना जाता है भारतीय संविधान में, समझ गए ना। तो इतना संविधान के ज्ञाता है वो, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा 8वां अनुसूची में शामिल होता है, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। कहता है राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है। राज्य विधानसभा, विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, विधानसभा का चुनाव में कराता है राज्य चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। 13 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा 13 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग कराता है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग जो है वह छोटा मोटा चुनाव करवाता है, जैसे मुखिया का हो गया, और फिर जो नीचे लेवल का जो चुनाव होता है ना उसका करवाता है। बाकी जो ऊपर लेवल का एग्जाम क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, चुनाव कह सकते हैं, या फिर नेताओं का परीक्षा कह सकते हैं, वह कौन कराता है, भारतीय चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। 13 के बाद अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। देखिए शिक्षा हमारे देश के लिए अनिवार्य है, शिक्षा में राज्य सरकार भी बढ़ावा दे और केंद्र सरकार भी बढ़ावा दे, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के बढ़ावा दे, तो इसलिए इसको राज्य और केंद्र दोनों में रखा गया है। और जो दोनों में रखा जाता है ना उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, सब बच्चों को हम पढ़ाए थे ना, हाँ, शिक्षा को हम लोग समवर्ती सूची में रखते हैं। उसके बाद चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फंसिएगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में। बताइए सही जवाब कौन सा होगा, बताइए तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही जवाब दे सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, वाह वाह क्या बात है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 नंबर क्वेश्चन का बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, 1871 जर्मनी का एकीकरण, बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, 1871 कितने बच्चे बता रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका 100% सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिए कभी कभी हुआ हुआ लिख देता है, लेकिन यहां पर हुआ हुआ नहीं है, हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। बताए थे ना हम आपको, इस आंदोलन के बारे में हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके बताए थे। और देखिए वह चीज पूछ दिया है यहां पर कि हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया था। जो कुछ भी हमारे नोट्स में है वही सब कुछ यहां पर मॉडल पेपर सेट में पूछा गया है। अगर आप लोग हमारे नोट्स से पढ़ाई किए हैं, अगर हमारे नोट्स से पढ़ाई किए हैं तो 100% लिख करके ले लीजिए, उसमें से उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही मिलता है। नोट्स कहां मिलता है, नोट्स मिलता है ऐप पर। ऐप पर जो बच्चे क्रैश कोर्स परचेज किए हैं उसके लिए 199 रुपया पे करना पड़ता है, जो बच्चे पे किए हैं उनको आराम से नोट्स मिल रहा है। तो बताइए हुआ हाओ आंदोलन किसने शुरू किया, तो 16 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हुइन फूसो ने, हुइन फूसो, ठीक है ना। हुआ हुआ आंदोलन इसने शुरू किया था ना, हुइन फूसो ने, ठीक है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 17 नंबर क्वेश्चन है जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, हमें लगता है आप लोग इसमें फंसेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ जल्दी से बताइए, इसका बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए क्या दे सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए बी सी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं। 17 का सी ऑप्शन, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे, कंबोडिया के, ठीक है ना, कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही जवाब है, सी के अलावा अगर आप बता रहे हैं तो आप गलत हो गए। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग क्या होगा सही जवाब। 18 कहां गया जी। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौता के बारे में हम आपको पढ़ाए थे और आपको बताना है कि उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। हाँ उस समझौता को जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हनोई समझौता शायद आप लोग को पता भी होगा, हनोई समझौता के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो लगभग 300-400 बच्चे अभी ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करते जाइए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करते जाइए। और उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है कि 19वां नंबर क्वेश्चन कहां चला गया। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की। कहां में साबरमती आश्रम है, गांधीनगर में है कि सूरत में है, अहमदाबाद में है कि बड़ोदरा में है। 19 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, गांधीनगर, सॉरी कहां में है साबरमती आश्रम, कहां में है, अहमदाबाद में है ना, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी ऑप्शन, कितने बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं जिनका बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट आंसर। चलिए उसके बाद अब हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना 20 में से आप सही कर रहे हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। स्वशासन, अपने शासन की जगह स्वराज यानी कि पूरा राज्य ही चाहिए, पूरा देश ही हमें चाहिए, तो स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था किस अधिवेशन में। 20वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन में। कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन में ना, तो यहां पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में स्वशासन को छोड़ करके स्वराज्य की मांग शुरू हो गई कि नहीं, हमें अब स्वशासन नहीं चाहिए बल्कि स्वराज्य चाहिए, तो यहां पर कलकत्ता वार्षिक अधिवेशन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बताइए तो 20 में से कितना स्कोर रहा आपका, 20 में से आप कितना रन बना लिए। 20 बॉल हम फेंक दिए जी, 20 बॉल में आपका रन कितना बना जरा जल्दी से बता दीजिए। हाँ 20 बॉल तो हम फेंक दिए हैं, 20 बॉल हो गया कंप्लीट, 20 बॉल का खेल खत्म। तो जल्दी से बताइए कितना रन आप लोग बना लिए, 20 में से कितना रन बनाए। चलिए 15 प्लस हुआ कि नहीं हुआ इतना बस बता दीजिए, 15 प्लस हुआ या नहीं हुआ बस इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए जल्दी। बस इतनी तमन्ना है कि 15 प्लस आपकी हो जाए। 15 प्लस हो गया, चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को 15 प्लस तो हर हाल में हुआ है, 15 प्लस तो हो गया है, बहुत ही जबरदस्त। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए सारे बच्चे मिलकर के बताइए आगे से। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 21 नंबर क्वेश्चन। 20 में से अगर 15 प्लस कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा स्कोर है आपका। बताइए तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। 21 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सही जवाब होगा 21 का ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, इनमें से सभी। 22 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए थे भाग लेने के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे और हमें आज तक याद है कि जब बताए थे उसी टाइम बोल दिए थे ना कि बिहार बोर्ड की नजर में यह क्वेश्चन रहता है, यह क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। 23 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने। 22 का नहीं 23 का ना है, तो 23 का डी ऑप्शन हाँ सही जवाब है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती तो नहीं होगा, मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, दो में से एक सुभाष चंद्र बोस ही होगा ना, जरा बताइए तो आप लोग। बॉस, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ही होगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 24 नंबर। बंगाल विभाजन कब और किसने किया। बंगाल विभाजन, सबसे पहला बात बंगाल विभाजन तो इतना याद है कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने, देखिए तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने किया था और कर्जन हमारा 1905 ईस्वी में जानते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन हो गया। 24 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए तो जरा देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं इसका सही जवाब। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो प्रकार के राष्ट्र मिलकर के विश्व युद्ध किए थे ना, तो बताइए मित्र राष्ट्र इनमें से कौन नहीं है। मित्र राष्ट्र 25 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा। देखिए फ्रांस आता था मित्र राष्ट्र में, रूस भी, ब्रिटेन भी, लेकिन जर्मनी नहीं। जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं था। 25 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। कितने बच्चे बता रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन। मित्र राष्ट्र में कौन नहीं आता था, जर्मनी नहीं आता था ना, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। पच्चीस का बी ऑप्शन सही जवाब होगा, मित्र राष्ट्र में जर्मनी नहीं आता था। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन स्वराज पार्टी का, ओहो स्वराज पार्टी का क्या लिख गया यार। हाँ बताइए तो, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ। इलाहाबाद में कि अहमदाबाद में कि लखनऊ में कि नागपुर में। 26 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कितने बच्चे बता रहे हैं। इलाहाबाद में कितने बच्चे बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया। देखिए पावर लूम के बारे में हम आपको पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा। पावर लूम, सेफ्टी लैंप और भी क्या सेफ्टी पिन और भी क्या उसको बोलते थे जिससे धागा का कताई होता था, कौन जेनी तो बोलते थे ना। इस प्रकार से सब कुछ बताए थे किसका किसका आविष्कार हुआ। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन, पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कॉर्टराइट ने। एडमंड कॉर्टराइट। 27 का सी ऑप्शन होगा सही जवाब। 27 का सी नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई। न्यू डील, तो न्यू डील कहां लागू हुई थी जी। अमेरिका में। अमेरिका में लागू हुई थी न्यू डील। 28 का बी ऑप्शन होगा सही जवाब। न्यू डील लागू हुई थी अमेरिका में, ठीक है ना। न्यू डील अमेरिका में लागू हुई थी, बी ऑप्शन होगा सही जवाब। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं अगला 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है ना। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो यहां पर 29 का सही जवाब कौन सा होगा। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जो कि महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस का, तो बताइए तो दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है। दक्षेस का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। दक्षेस का सदस्य नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बांग्लादेश, इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया होगा जी। इंडोनेशिया जो है वह दक्षेस का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इंडोनेशिया होगा सही जवाब। कौन सा होगा। इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है।
30 के बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो किस देश का रहने वाला था, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था, क्योंकि रूसो एक दार्शनिक था, इसके बारे में हम आपको पढ़ाए थे। तो रूसो किस देश का रहने वाला था? 31 का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का। रूसो फ्रांस का एक दार्शनिक था या फिर फ्रांस का रहने वाला था, ऐसे करके भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल बताइए तो, अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन सारे बच्चे मिलकर के जल्दी से बताइए, अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खां, बेनी एसेंट और एपीजे अब्दुल कलाम। तो अल हिलाल का संपादन किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ए ऑप्शन होगा सही जवाब। ए ऑप्शन अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, अन्यथा आपका जवाब गलत हो सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? अब देखिए गुटेनबर्ग के बारे में तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं और यह भी बताए थे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल ने। बाइबिल की छपाई कौन की थे? गुटेनबर्ग ना। तो बाइबिल की छपाई गुटेनबर्ग हो जाएगा सही जवाब आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 33 के बाद अब 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने, देखिए महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। यंग इंडिया लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद अब हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सही जवाब कौन सा होगा? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर ना। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन, देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? और कुछ बच्चे हैं जो सुपर चैट के थ्रू 79 रुपी यहां पर भेजे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? 36 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक ने। मेटरनिक ही था जो वियना सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था ना, तो सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? यह क्वेश्चन लाजवाब है और हमें तो लग रहा है ना यह क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल को, या बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जी, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी, कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस ने किस संगठन की स्थापना की? तो बताइए 37 का सही जवाब कितने बच्चे बता सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा लाल सेना के गठन की, लाल सेना का गठन की थी ना, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए, आंतरिक, ठीक है ना, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए लाल सेना का गठन किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन दे दें, मेटरनिक ने किया था, ट्रोटस्की ने किया था, या फिर बिस्मार्क ने किया था? आप लोग को ऑप्शन भी दे दिया है, बताइए जल्दी से, लाल सेना का गठन किसने किया था? सारे बच्चे बताइए तो, लाल सेना का गठन किसने किया? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आप लोग ऐसे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका का गठन किया गया था। लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किया था। क्वेश्चन क्या है फिर से जरा हम एक बार देख लेते हैं। कहता है कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए किसका स्थापना हुआ था जी? चेका का स्थापना हुआ था, चेका का स्थापना हुआ था क्या? बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जरा देखिए तो आप लोग, आंतरिक संगठन को दबाने के लिए चेका का स्थापना किया गया था। चेका एक पुलिस टुकड़ी होता था, पुलिस का दस्ता होता था, ठीक है ना, एक पुलिस का दस्ता होता था, तो चेका हो जाएगा सही जवाब शायद। चेका एक पुलिस का दस्ता था ना उस समय, तो चेका। 37 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन कंफर्म है ना? चेका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, लाल सेना का गठन तो ट्रोटस्की ने किया था, लेकिन आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किया था या नहीं, इसका जवाब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लाल सेना का गठन हुआ था या फिर इसका कारण पता नहीं है कि किस कारण से हुआ था। लेकिन चेका एक पुलिस का दस्ता हुआ करता था, पुलिस टुकड़ी हुआ करता था, तो चेका इसका सही जवाब हो सकता है। चेका, चेका कर लीजिएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। 37 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा बताइए तो। 38 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, क्या बोल रहे हैं एक बच्चा? थोड़ा कमेंट पढ़ ले आपका सर। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, अगला नंबर बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण हो गया ना 1986 ईस्वी में। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बताइए तो, कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग बोर्ड मॉडल लगा सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सारे बच्चे मिलकर के बताइए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को ना, 15 मार्च ही है ना जी। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा ना? 15 मार्च होगा ना, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? ठीक है ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी ही होगा सही जवाब। 1868, हाँ 15 मार्च हो तो उसका पिछला होगा ना। 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। 40 का सी ऑप्शन होगा सही जवाब। अच्छा बताइए, 40 क्वेश्चन तो हो गया, 40 में से आपका स्कोर क्या रहा? 40 में से कितना सही किए हैं जरा बताइए तो। कम से कम 40 में कितना सही किए हैं? कितना बटा 40 आ सकता है? सारे बच्चे बताइए 40 में कितना नंबर आ सकता है? हाँ 40 में कितना नंबर आप लोग ले आइएगा? 40 में कम से कम इतना हुआ कि नहीं हुआ? 40 में कम से कम 30 प्लस, या फिर 30 प्लस नहीं तो 25 प्लस तो हर हाल में होना चाहिए। 25 प्लस भी अगर नहीं हो रहा है ना तो फिर आपको अभी से ही मेहनत कर देने की आवश्यकता है। मेहनत करिए नहीं तो फेल कर जाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए तो, 40 में से कितना सही किए हैं? 25, 35, 28, 36, 15। अरे भाई 15 सही किए हैं। 15 सही किए तो फिर चिंता का विषय है, आपसे ना हो पाएगा। एक बच्चा 11 भी कमेंट कर रहा है। तो कम से कम अगर 30 प्लस किए हैं, 25 प्लस किए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 15 तो किसी मायने में गुंजाइश लायक है नहीं, तो 15 नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? आप देखिए इसके बारे में हम आपको बताए थे, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है। तो बताइए तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन क्या है? मार्शल ने है, कुजनेत्स है, पिगू है, एडम स्मिथ है। तो बताइए तो गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया था? हाँ 41 नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन अर्थशास्त्री कुजनेट। लेकिन यहां पर नाम साला गलत लगता है, लिख दिया है कुजनेट होगा, कुजनेट होना चाहिए था, समझ गए ना। अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री कुजनेट ने होना चाहिए था। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा को भी सम्मिलित किया गया है, जीवन स्तर को भी, और शिक्षा प्राप्ति को भी। तो जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 42 का डी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? 42 का डी नंबर ऑप्शन, 42 का डी ऑप्शन बता रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और अब 43 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन की काम कौन सी संस्था करती है? जल्दी से बता दीजिए 43 का सही जवाब कौन सा होगा? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो सही जवाब क्या होगा? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की काम कौन सी संस्था करती है? तो आर्थिक नियोजन करता है, हमें लगता है नीति आयोग। नीति आयोग ही करता है ना। 43 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। हाँ 43 का सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद अब 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? देखिए देखिए यह क्वेश्चन कितना बार आपको बताए थे जी? कितना बार हम आपको बताए थे, याद है कि या फिर भूल गए? कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? बताइए तो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? सारे बच्चे बताइए सही जवाब कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी ने। कितना बार तो हम आपको बता चुके हैं ना कि दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए।
45 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है, जल्दी से बताइए। तो 45 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन की मुद्रा, स्वीडन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा, स्वीडन की मुद्रा को बोला जाता है कोरोना। बताए थे ना? स्वीडन की मुद्रा को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। अब कोरोना बीमारी मत समझ लीजिएगा, या मुद्रा वाला कोरोना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान, तो भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान क्या स्टेट बैंक तो नहीं होगा, रिजर्व बैंक होगा क्या? देखिए तो 46 का डी नंबर ऑप्शन, 46 का डी नंबर ऑप्शन होगा ना, क्योंकि जितना भी देखते हैं नोट उस पर सब सर्वोच्च बैंक का साइन मुहर रहता है ऊपर में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए 46 का डी ऑप्शन होगा सही जवाब। अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है मानव के सर्वांगीण विकास के लिए? तो 47 का क्या होगा? मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो शिक्षा ही है ना, शिक्षा से सब कुछ का विकास हो सकता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि हो जाएगा, 48 का सी नंबर ऑप्शन, कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो कृषि हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब 49 नंबर क्वेश्चन बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है ना, और संचार, यातायात, विनिर्माण, बताइए तो 49 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? यातायात क्या हो जाएगा? अब देखिए तो 49 नंबर क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? या फिर खनन हो जाएगा, खनन कार्य हो जाएगा, कृषि कार्य से संबंधित है ना, प्राथमिक कार्य में कृषि कार्य आते हैं तो खनन हो जाएगा, ठीक है। 49 का ए नंबर ऑप्शन, जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो सोने के आभूषण की गुणवत्ता के लिए हम लोग हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं, हॉलमार्क का ना, बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और अब उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? 1954 में किसका गठन किया गया था? 1954 में गठन किसका किया गया था? 1954 में राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ राष्ट्रीय विकास परिषद ही होना चाहिए। देखिए तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा ना। का तो किया था 1950 में, किया गया था 1952 में। राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1900 किसका होगा? 51 का सही जवाब कौन सा होगा? 51 का सी ऑप्शन, कौन बच्चे बताए? 51 का बी ऑप्शन कैसे होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसको छोड़ दीजिए अभी आप लोग, इसमें कंफ्यूजन है, इसको आप लोग नेट पर सर्च मार लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग थोड़ा नेट पर सर्च मार लीजिएगा। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ईस्वी सन उतना ध्यान में नहीं है, इसको आप लोग नेट पर सर्च मार लीजिएगा। और उसके बाद बताइए, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मिलता है ना, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर मौसम में जब जब फसल का मौसम आता है तो रोजगार मिल जाता है, फसल का मौसम नहीं रहता है तो बेरोजगारी हो जाता है, तो यानी मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। 52 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, मूलतंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व, इनमें से सभी। 53 नंबर ऑप्शन सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपने निजी लाभ के लिए काम किया जाता है, आपको पता है, साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जो भी संसाधन होते हैं उस पर निजी स्वामित्व होता है, मूल्य तंत्र होता है, लेकिन इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा। तीनों समझ गए ना, तीनों डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का जो संबंध है वह किस राज्य से है? राजस्थान से है, राजस्थान से। 54 का ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
54 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। ओहो 54 का, हाँ थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। 52 इसी क्षेत्र सही हो जाएगा जी इसका। तंत्र इसका डी ऑप्शन सही है। तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 का कौन सा हो जाएगा? राजस्थान ही हो जाएगा ना, ए ऑप्शन। हाँ ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। 54 का ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, इसका जरा देखिए तो किसमें हम कंफ्यूज किए थे अभी? 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए तो। 52 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसकी संस्था 1954 में की गई थी? 1954 में किसकी संस्था की गई थी? इनमें से किस संस्थान की देखिए इसका तो हुआ था 1950 ना, और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 हुआ था, और 51 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का हुआ था कब? का हुआ था 1950 में ही। ये अभी हुआ था 1950 में ही, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 2006 में हुआ था। तो नहीं, इसका तो हमें लगता है कि कोई आंसर सही नहीं है। इसका तो हमें लग रहा है ऐसा ना कि कोई आंसर सही नहीं है। ऐसे आप लोग इसको बाद में थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, यह भी बता दिए, राजस्थान में। उसके बाद अब 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से। तो 55 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रूस के सहयोग से किया गया है इसका कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का। ठीक है ना, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, यानी कि बी ऑप्शन होगा सही जवाब। 55 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 55 का बी नंबर ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन को लेकर के एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हम उसको बाद में देख लेंगे लास्ट में। 40 नंबर क्वेश्चन हम लास्ट में देख लेंगे। चलिए, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक जीविका कृषि इस नाम से भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जानते हैं? प्रारंभिक जीविका कृषि को जानते हैं झूम कृषि। झूम कृषि भी जीविकोपार्जन के लिए ही था, दीपा भी था, पामलू भी था। इनमें से सभी कर लीजिए, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डी नंबर ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए। और उसके बाद अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा डेक्कन ओडेसी चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। देख लीजिए, यह सब क्वेश्चन है जो कि हमें लगता है कि आप लोग से हर हाल में छूटेगा परीक्षा में अगर आ गया तो, क्योंकि आप लोग अगर याद करके नहीं जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत आसान भी है और कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड भी है। तो बताइए, तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1953 में। 1953 में। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ए ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? 1953 अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर बंदरगाह, तो इन्नौर बंदरगाह है तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। इन्नौर बंदरगाह कहां में है? तमिलनाडु में है। चलिए, 59 का डी नंबर ऑप्शन। और उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, जो सबसे पुराना है। सोन नदी घाटी परियोजना सबसे प्राचीनतम है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? सोन नदी घाटी परियोजना। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग 60 क्वेश्चन देख लिए, और 60 क्वेश्चन ही पहले पूछा जाता था मैट्रिक में, अब 80 कर दिया है, समझ गए ना। और पहले 60 में से 40 का जवाब देना होता था, लेकिन अब 80 कर दिया है। तो आप लोग बताइए, तो 60 में से कितना आपका स्कोर रहा? 60 में से 40 आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? 60 में से 40 अगर आप लोग किए हैं तब समझिए कि आपका ओरिजिनल तैयारी है। अगर 60 में 40 सही नहीं हो रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं अभी कमी है, और बहुत ज्यादा कमी है। तो 60 में कम से कम 40 किनका सही हुआ है? सारे बच्चे मिलकर के बता दीजिए। 60 में 40 सही हो गया है ना? चलिए, अगर सही हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? नंदा देवी, तो 61 का सही जवाब कौन सा होगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां में है? उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। 61 के बाद अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। 62 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा।
सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में नहीं हुआ था चिपको आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो 62 का ए ऑप्शन होगा सही जवाब। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अब देखिए वन संसाधन के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो यह चीज बताए थे कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो जवाब हो जाएगा बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, 7% में। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बता सकते हैं? 64 नंबर क्वेश्चन कार्बनिक खनिज, देखिए बिटुमिनस, खनिज तेल, इनमें से सभी प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिज नहीं है। सी ऑप्शन होगा सही जवाब। 64 का सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए हमारे ख्याल से। 64 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं? अगर बता रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर, ए ऑप्शन होगा सही जवाब। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। कहां में है? डिगबोई में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं 67 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 67 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है वह खनिज तेल के लिए। आपको हम बताए थे ना कि समुद्र के बीच में जाकर के एक मशीन लगाया गया, हम आपको फोटो भी दिखाए थे जब पढ़ा रहे थे भूगोल, तब वहां पर मुंबई हाई है और यह खनिज तेल निकाला जाता है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। यहां पर 68 का बी ऑप्शन होगा सही जवाब। 68 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही है। और उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। जूट के उत्पादन में, तो जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? क्या बता रहे हैं? आपका सही जवाब क्या है? जूट उत्पादन में बांग्लादेश हो जाएगा ना। अरे भाई बांग्लादेश होता है, आप लोग क्या बता रहे हैं? जूट उत्पादन में बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश अग्रणी राज्य, सॉरी अग्रणी देश है। ठीक है ना, 69 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। और 70 नंबर क्वेश्चन देख लें। 70 नंबर क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक कौन सा हो जाएगा? लौह अयस्क तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है ना। लौह अयस्क तो उड़ीसा में, लौह अयस्क के मामले में तो उड़ीसा अग्रणी है, तो लौह अयस्क हो जाएगा उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। बिहार का रेशम नगर, बिहार का रेशम नगर भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का रेशम नगर भागलपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन बताइए, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो कृषि क्षेत्र का हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का, 72 का ये ऑप्शन सही जवाब होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी एक सर्वाधिक योगदान है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक त्रासदी कौन है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक त्रासदी हो जाएगा बाढ़। बाढ़ हो जाएगा। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक त्रासदी कौन सा हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। उत्तरी बिहार में आप लोग जानते हैं ना कि हर एक साल बाढ़ आता है, तो वह एक त्रासदी ही है, तो बी ऑप्शन होगा सही जवाब। और उसके बाद अब 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध, और कुशहा कोसी पर ही है। कुशहा तटबंध किस पर है? तो कोसी पर ही है। 74 का ये ऑप्शन सही जवाब होगा। 74 का ए नंबर ऑप्शन, कुशहा तटबंध जो है वह कोसी नदी पर ही है। और उसके बाद अगला है सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया जा रहा है। तो सतलज नदी पर, सतलज नदी पर कौन सा बनाया जा रहा है जी? सतलज नदी पर गोविंद सागर बांध बनाया जा रहा है। गोविंद सागर बांध है सतलज नदी पर ही। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा सही जवाब। और अब 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन बताइए, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन, स्थानीय स्वशासन, गांव मोहल्ले के लोग, स्वयं सेवी संगठन, इनमें से सभी हो जाएगा। आपदा में तो सब लोग भाग लेते हैं ना, जब आपदा आ जाए, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई घटना घट जाए तो आपदा में सब लोग जुट जाते हैं, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, गांव मोहल्ले के लोग हो, या फिर स्वयं सेवी संगठन। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह,
सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं संसाधनों की खोज के लिए। अगर पृथ्वी के अंदर कहीं पर अगर संसाधन दबा हुआ है तो सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से हम उसे पता कर सकते हैं। तो संसाधनों की खोज के लिए 77 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और अब उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को, और 2004 को 2004 को आया था हिंद महासागर में। 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था। 2004 में हिंद महासागर में ही सुनामी आया था ना। चलिए हिंद महासागर हो जाएगा, 78 का सी ऑप्शन सही। और उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। भारत में जो विनाशकारी भूकंप आया था वह आया था 1934 ईस्वी में। और 79 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 80 नंबर क्वेश्चन। और 80 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को शेयर कर दीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन बताइए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी, 80 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है जापानी, ठीक है ना? हाँ, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए। और देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताते हैं, सुनामी को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे सुनामी को लिखते होंगे SUNAMI, लेकिन सुनामी के पहले एक टी लगता है और वह टी साइलेंट होता है। बहुत कम ही बच्चे को यह बात पता होगा, बहुत कम ही बच्चे को यह बात पता होगा कि सुनामी के पहले टी लगता है और उसके बाद हम लोग सुनामी लिखते हैं। तो सुनामी के पहले टी जो है वह साइलेंट रहता है। बहुत कम ही बच्चे को बात यह पता होगा। सारे बच्चे लिख देते होंगे सुनामी का स्पेलिंग SUNAMI। सुनामी सारे बच्चे ऐसे ही लिखते होंगे, ठीक है ना? लेकिन यह फैक्ट आपको जानकारी होना चाहिए। कितने बच्चे हैं जिनको यह फैक्ट जानकारी नहीं था? और हाँ, 80 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ जी आपका? 80 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ? फटाफट से आप लोग बता दीजिए। और उसके बाद देख लीजिए यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक अलग नोट्स बना करके सारे बच्चों को बताएंगे शाम वाले क्लास में, समझ गए ना? तो क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से टकराएगा तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा एकदम देख लेना है। एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का नहीं छोड़ना है, समझ गए? अब कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, कहां पर मिस्टेक हुआ है जरा देख लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कौन सा? 67 का कमेंट कर रहे हैं। चलिए भाई 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं आप? 67, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु या तेल शोधन हेतु? देखिए तो हाँ, तेल शोधन हेतु हो जाएगा, क्योंकि वहां से तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई से तेल निकाला जाता है। तो खनिज तेल हेतु और तेल शोधन हेतु, दोनों में तो कंफ्यूजन वाला चीज है जी। है तो दोनों एक ही चीज, है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन एक खनिज तेल के लिए और एक तेल शोधन के लिए, दोनों तो एक ही चीज है, कोई दिक्कत तो है नहीं। खनिज तेल और तेल शोधन दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, समझ गए ना? क्योंकि खनिज तेल ही निकाला जाता है ना। तेल शोधन, अगर तेल निकाला भी जाता है तो खनिज तेल ही निकाला जाता है ना। तो तेल शोधन कर लीजिए, अगर ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है तो तेल शोधन कर लीजिए, क्योंकि मुंबई हाई में तेल ही निकलता है, समझ गए ना? मुंबई हाई जो है वह तेल निकालने के लिए ही प्रसिद्ध है, तो तेल ही निकाला जाता है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, समझ गए ना? परीक्षा में कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया है एक ही साथ में, लेकिन कभी भी यह एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है? 67 का बी, हाँ 67 का बी कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तेल शोधन हेतु ही कर लीजिए, बी ऑप्शन ही सही जवाब होगा, ठीक है? और बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब कौन सा बच्चे लिख रहे हैं? क्या कमेंट है? 70 का 70 नंबर, 70 नंबर में शायद लोहा उत्पादन वाला था ना। लोहा उत्पादन वाला में हमको भी लगता है कंफ्यूजन हो रहा था कि उड़ीसा होगा या कर्नाटक होगा। 70 में शायद लोहा वाला ही होगा ना। इन राज्यों में कौन लोहा का अग्रणी उत्पादक राज्य है? 70, उड़ीसा या कर्नाटक? उड़ीसा और कर्नाटक में कंफ्यूजन है। लोहा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? लोहा के उत्पादन में उड़ीसा होगा या कर्नाटक होगा?
40 नंबर, चलिए इसको देख लेंगे हम बाद में। 40 नंबर देख लेते हैं हम, 40 नंबर हम देख लेते हैं। बच्चे 40 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत देर से ही कमेंट कर रहे थे। 40 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान तो 1868 में ही लगाया गया था ना। सही जवाब तो हम आपको बता रहे हैं, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अरे ठीक है सारे बच्चे बताइए, सबका ठीक है ना? चलिए चलिए, अब सब सही है, अब गलत नहीं है, समझ गए ना? सारे क्वेश्चन रिसर्च करके हम बनाए हैं। ठीक है, तो सब सही आंसर है, कोई गलत नहीं है जी। तो चलिए, कुल मिलाकर के टोटल अपना समाप्त हो गया। और हाँ, अब अगले क्लास में जो है, अब अगले क्लास में जो है आपका करवाया जाएगा शाम वाले क्लास में। ठीक है ना? शाम वाले क्लास में तो हिंदी और संस्कृत का होगा। ठीक है ना? शाम वाले क्लास में जो है वह हम हिंदी का करवा देंगे। ठीक है, हिंदी का करवा देंगे और संस्कृत का करवा देंगे। शाम वाला क्लास में हिंदी का भी होगा और संस्कृत का भी होगा। तो शाम में सारे बच्चे हिंदी का मॉडल पेपर देख लेंगे और संस्कृत का भी मॉडल पेपर देख लेंगे। और आज दोपहर में गणित का मॉडल पेपर चलेगा। ठीक है, दोपहर में आज गणित का मॉडल पेपर चलेगा 1 बजे से। ठीक है, 1 बजे से, ध्यान रखिएगा, 1 बजे से आज गणित का सब्जेक्टिव का प्रश्न चलेगा। ठीक है ना? जो मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज 1 बजे से आपको करवाए जाएंगे। क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो देख लीजिए सब्जेक्टिव में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो आज करवाया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारे बच्चे तैयार रहिएगा, सारे बच्चे तैयार रहिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, एक बात बता देते हैं, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं, क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। क्योंकि वहां पर जो नोट्स आपको मिल रहा है ना, उसी नोट्स से सब कुछ करवाया जा रहा है, सब कुछ, सारे क्वेश्चन वहां से टकरा रहे हैं। तो सारे बच्चे नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और 1 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैथ का आज धमाकेदार सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय, बाय बाय।